वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमारी बात चल रही थी मानव भूगोल की परिभाषाएं। ये जो आपका पहला चैप्टर है मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस चैप्टर में से अगर हम गत वर्षों के पेपर उठा के देखेंगे तो प्रत्येक ईयर में, प्रत्येक वर्ष में क्वेश्चन पूछा गया है या तो पूछता है। ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है। या तो पूछता है मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति और विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए, या मानव भूगोल की परिभाषा समझाते हुए उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या फिर जो हमने कल टीसी सैंपल यानी कुमारी चर्चिल सैंपल की जो परिभाषा थी, अस्थायी पृथ्वी चंचल मानव, वो डेफिनेशन लिख देता है और फिर कह देता है वर्णन कीजिए। यानी हमें मानव भूगोल की डेफिनेशन, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में ही लिखना है। इसको हम नोट कर लेंगे, अभी बाद में हम आपको बताएंगे। तो कल तक की परिभाषाएं जीव तक हो गई थी हमारी। इसके बाद एक और अमेरिकन विद्वान है जिनका नाम है एल्बर्ट हंटिंगटन। मानव भूगोल के तत्व या घटक इनके द्वारा भी निर्धारित किए गए हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि हंटिंगटन हवाई जहाज में बैठकर पहले उन्होंने पूरे भूदृश्य, मानवीय भूदृश्य देखे और उसके बाद उन्होंने मानव भूगोल में उसका वर्णन किया। इनकी एक किताब उन्होंने लिखी है 1920 में, जिसका नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत। क्या नाम है? मानव भूगोल के सिद्धांत। कई बार जो है वन वर्ड में पूछा भी है उसने कि हंटिंगटन की किताब का नाम इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, या फिर किताबें दे देता है प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी। किस राइटर की बुक है? तो ये एल्बर्ट हंटिंगटन की है। इन्होंने अपनी किताब में डेफिनेशन दी है वो मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं तथा गुणों। अब इनकी डेफिनेशन में एक नया शब्द आया, वातावरण यानी प्राकृतिक वातावरण, मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं दो भागों में मुख्य रूप से हम बांट लेते हैं। एक तो कौन सी? आर्थिक, और दूसरी कौन सी है? सामाजिक। आर्थिक और दूसरी सामाजिक। और ये दोनों मिलकर जो है मानवीय क्रियाएं, या इनको कहते हैं सांस्कृतिक, ठीक है ना, या इनको कहते हैं सांस्कृतिक क्रियाएं। तो प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं, क्योंकि जो मानव की क्रियाएं होती है आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करें तो उसके जीविकोपार्जन से लेके धन कमाने तक के जितने भी काम मनुष्य करता है, चाहे उसका कृषि करना हो, पशुपालन करना हो, मछली पकड़ना हो, फैक्ट्रियों में काम करना हो, बिल्डिंग्स बनाना हो, सड़क बनाना हो, जहाँ से उसको धन आता है, व्यापार करना हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, सेल्स परचेजिंग हो, सब क्या है आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ट्रांसपोर्टेशन ये भी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। आगे चल के हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम आर्थिक क्रियाओं के ये सारे क्षेत्र हैं, सभी आर्थिक क्रियाएं। और सामाजिक, समाज में जो उसके सामाजिक कार्य हैं, जैसे उसका धर्म, धार्मिक कार्य जितने भी हैं, जातिगत कार्य जितने भी हैं, विवाह, बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक के जितने कार्यक्रम है सब सांस्कृतिक में आ जाएंगे। तो ये आर्थिक और सामाजिक, दैट्स कॉल्ड सांस्कृतिक, और ये जो है मानवीय क्रिया। मानव भूगोल के बाद जो है एक कल्चरल ज्योग्राफी यानी सांस्कृतिक भूगोल का भी उद्भव हुआ। उसके बारे में मैं बात नहीं करनी, हम यहाँ केवल मानवीय क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए कि मानवीय क्रियाएं है कौन कौन सी, आर्थिक और सामाजिक। अब उनके गुणों के बारे में आपको समझना है।
देखिए, हर आदमी डॉक्टर नहीं है, हर आदमी इंजीनियर नहीं है, हर आदमी कृषक नहीं है, हर आदमी मजदूरी नहीं कर सकता। एक डॉक्टर है, ठीक है, बहुत अच्छा फिजिशियन हो सकता है, एक लेखक है, बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, लेकिन अगर उससे कही जाए कि भाई तुम मजदूरी करो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उसका अभ्यास ही नहीं है। आपने कभी मंडी में देखा होगा, बाजारों में देखा होगा, मजदूर होते हैं ना, उनको खाने पीने के लिए भी बहुत मतलब ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं होती है और बोरी उठा के चल देते हैं। आपसे कहा जाए तो उठा के ले जाओगे नहीं। क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, आप नहीं खेल सकते। ये सभी क्या है, गुण हैं। चाहे वो सामाजिक वातावरण के गुणों की बात करें या मानवीय क्रियाओं के गुणों की बात करें, तो मानवीय क्रियाओं में जो गुण है वो औद्योगिक क्षेत्र का है, कृषि क्षेत्र, ये सभी इसके गुण हो गए। और मानवीय क्रियाओं के गुणों की बात करें तो किसी व्यक्ति में बौद्धिक गुण होता है, तो किसी में शारीरिक क्षमता होती है, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो प्राकृतिक वातावरण, मानवीय क्रिया तथा उनके गुण के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति और वितरण। अब प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकृति यानी नेचर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। यहाँ मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में मैं यही बात कर लेता हूँ कि मानव भूगोल की प्रकृति किस तरह की है। मानव भूगोल की प्रकृति निरंतर प्रगतिशील है या निरंतर कैसी है, परिवर्तनशील। पहले अगर बिल्कुल अनादिकाल में चले जाएं तो मनुष्य का जो जीवन था वो कहाँ तक सीमित था, आंखें करके अपने उदर पोषण करना और वृक्षों के नीचे या वृक्षों पर और खोखंदरा में रहना। कपड़े उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी उस समय, कपड़े उस समय उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है आपके, कपड़े उस समय उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है आर्थिक क्रियाएं और जो सांस्कृतिक क्रियाएं वो बढ़ती गई। इसका मतलब क्या है, ये जो पारस्परिक संबंधों की प्रकृति है या मानव भूगोल की भी जो प्रकृति है निरंतर क्या है, प्रगतिशील है, निरंतर जो है परिवर्तनशील है। और उनका वितरण किन किन क्षेत्रों में कितना कितना पाया जाता है, इसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र विकसित है, कौन सा विकासशील है, कौन सा जो है अविकसित है, कौन सा क्षेत्र पिछड़ा है, कौन सा क्षेत्र अगड़ा है। कोई भी क्षेत्र विकसित तो है ही नहीं, अगर विकसित हो जाता तो विकास की प्रक्रिया रुक जाती। जैसे अमेरिका कैसे कंट्री है, विकसित नहीं है, वो भी निरंतर क्या है, परिवर्तनशील है। क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो निरंतर जो है चलती रहती है। अगर मान लो 100 पर पहुंचे तो 100 से आगे नहीं जाना चाहिए ना, अगर विकास को 100 मान लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसके बाद डिमाजिया, ये फ्रांसीसी भूगोल मिलता है इनके शब्दों में, मानव भूगोल मानवीय वर्गों। अब इन्होंने यहाँ मानव के वर्गों के बारे में बात कर ली और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। मानवीय वर्गों की बात करें तो मानव के अलग अलग वर्ग होते हैं। अब मानवीय वर्गों में अगर हम जनसंख्या वर्ग की बात कर लें तो बच्चे उनका एक अलग कार्य पढ़ने लिखने का काम होता है। जो प्रौढ़ होते हैं उनका एक अलग कार्यकारी जनसंख्या होती है, वो ही पॉपुलेशन को बढ़ाती है। तो वृद्धों का कार्य क्या होता है, वो कोई भी ना तो वो पढ़ते ही है और ना ही वो कोई कार्य कर सकते हैं। वो क्या होती है, दोनों जनसंख्या वर्गों के ऊपर यानी मुख्य जनसंख्या वर्ग के ऊपर क्या होते हैं, भाषा होते हैं। तो इस तरह से मानवीय वर्गों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के मनुष्यों के वर्ग हैं और उनके समाज तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। यहाँ एक डेफिनेशन बड़ी आवश्यक है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन इसको कहते हैं। फेलमैन तथा गेटिस के अनुसार मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल के दो मुख्य वर्गों में से, पहले भी मैंने आपको बताया था मानव भूगोल का विकास दो वर्गों के रूप में हुआ, पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। इसने यहाँ पहले रखा मानव भूगोल को, दूसरा रखा भौतिक भूगोल। इसके अंदर मुख्य दो वर्गों में से एक है दूसरा वर्ग भौतिक भूगोल, ठीक है ना, यानी एक मानव भूगोल दूसरा भौतिक भूगोल। जो मानव जनसंख्या, ये मानव भूगोल के बारे में बात कर रहा है, का स्थानीय वितरण, किसी क्षेत्र विशेष में पॉपुलेशन का किस तरह से वितरण, यानी पर्वतों पर, मैदानों में, पठारों पर, एक कहना चाहिए मरुस्थलीय क्षेत्र में वो मैदानी होता है और एक जलोढ़ नदी की बेसिन में, उनकी संस्कृति,
उनके क्रियाकलापों, व्यवहार, उनके परस्पर संबंधों और भौतिक भूदृश्य पर प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करता है। जरा मैं यहाँ व्यवहार के बारे में बात करूंगा। इसके संदर्भ में मैं संस्कृति, इसके संदर्भ में रशियन भूगोलवेत्ता कुजनेट्स के बारे में बात करूंगा। कुजनेट्स लिखते हैं कि घास के मैदान में रहने वाले लोगों की प्रकृति कैसी होती है? क्रूर होती है। वहीं नदियों के मैदानों में रहने वाले यानी गोवा में रहने वाले लोगों की या नदी में में रहने वाले लोगों की प्रकृति कैसी होती है? सौम्य। वहीं पहाड़ों पर रहने वाले लोग कैसे होते हैं? साहसी होते हैं। इस कोटेशन को बड़ा याद रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, जो घास के मैदान में लोग रहते हैं तो घास में मेन जो आर्थिक क्रिया होती है वो होती है पशुपालन। लोग पशुओं को दूध के लिए नहीं पालते, मांस के लिए नहीं पालते हैं। जिन पशुओं को पालते हैं उनको मारकर खा भी जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम पशुओं को मारते नहीं, उनको हम पालते हैं। मैदानों की बात करें तो मैदानों में लोग उनको दूध के लिए पालेंगे, मारेंगे नहीं, यानी उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति कैसी होती है? सौम्य होती है। और पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं तो पहाड़ों पर उनका डेली डे टू डे का रूटीन होता है, ऊपर नीचे चढ़ना। वैसे तो उनके कार्य कैसे साहसिक, तो उनके स्वभाव में साहस आ जाता है। इस तरह से जो मानव भूगोल की परिभाषा उभर कर आती है, मैंने लिखा है अतः मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसमें मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण के बीच में क्या अंतर संबंध है? मनुष्य ने प्राकृतिक वातावरण का कहां तक उपयोग किया है, उसमें कहां तक परिवर्तन किया है। किसी क्षेत्र में रहने वाले मानवीय समुदाय के क्रियाकलापों को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण प्रभावित करता है। यानी प्राकृतिक कोई भी मानव समुदाय हो, अगर वो अग्रणी है या वो क्षेत्र विकसित है तो उसके पीछे क्या है? एक तो मानवीय समुदाय है वहां रहने वाला, उसके कार्यकलाप है, और दूसरा जो वहां का सांस्कृतिक वातावरण। मान लो कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ लगातार लड़ाई दंगे होते रहते हैं, तो वहां कोई आदमी स्टेब्लिश होना चाहेगा कि नहीं? वो वहां से भगना ही चाहेगा। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में आपने देखा आतंकवाद निरंतर चलता था, वो क्षेत्र क्या है? बहुत ज्यादा पिछड़ इसलिए है, ऐसा नहीं है संसाधन ही संसाधन भारत में क्या है? स्वर्ग है। लेकिन वहाँ आतंकवाद इस तरह से हावी हो गया कि वहाँ ना तो कोई स्कूल में संचालित हो सकते, ना कोई फैक्ट्री संचालित हो सकती। क्यों? सबसे पहले तो आदमी को अपनी जान बचानी है ना। तो उस स्थिति में तो प्राकृतिक वातावरण मानवीय समुदाय की क्रियाकलाप, प्राकृतिक वातावरण सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करता है। साथ ही मानव प्राकृतिक वातावरण में अपने कल्याण के लिए परिवर्तन करता है। यानी उसे कृषि करनी थी तो उसने कृषि भूमि बनाई, तो उसने वन क्षेत्रों को काटा भी, और जो पेड़ उसके काम में आते हैं उन पेड़ों को उसने लगाया। जिन पशुओं जो पशु उसके लिए उपयोगी थे उनको उसने पाला, जंगली पशुओं को मारा भी, जिससे सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही। बच्चों मस्त रहें, व्यस्त रहें।